नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा कृषि एवं पशुपालन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पार्ट 5। ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये वो क्वेश्चन है जो हरियाणा और सेंटर की लेवल की विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि और भूजल के स्तर में कमी। तो इसमें यह बताना है कि वनों की कटाई के परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर हम वन की कटाई करेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा भी पढ़ते हैं, तो वनों की कटाई के प्रतिकूल प्रभाव बता रखे। इससे मृदा अपरदन होता है, मरुस्थलीकरण होता है, प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी होती है, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, भूजल के स्तर में कमी होती है और जलवायु परिवर्तन जिसमें तापमान में वृद्धि होती है, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि की जगह कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी है? तो जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिम में जो ढलान है वो पूर्वी ढलान की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी है, ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, अधिक वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश पड़ता है या अधिक प्रकाश पड़ता है। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिक वर्षा होती है। तो ए इसका सही आंसर है। तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लेकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक है। भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती है और पर्वतीय वर्षा करती है। जब ये पवनें पश्चिमी घाट को पार करके दूसरी तरफ नीचे उतरती है तो ये गर्म हो जाती है, जिससे इनकी आर्द्रता खत्म हो जाती है तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर वर्षा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जन वनों प्रांतों से उगने वाले बिच्छू बटी के पौधों अपनी सुरक्षा के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो बिच्छू जो बूटी है वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इसका ऑप्शन है, कांटे, स्प्रे, गंध या रोए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रोए। जो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली नेटल लीफ, जिसे हिंदी में बिच्छू बूटी कहते हैं, एक प्रकार की 12 मासी जंगली जड़ी बूटी है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्टिका डाइकोआ है। यह मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। पौधे अपनी सुरक्षा के लिए रोए का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिच्छू बूटी अपनी सुरक्षा के लिए रोए का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की 75% जो जनसंख्या है ये कृषि पर निर्भर थी। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। भारत में अधिकांश कृषि पद्धति निर्वाह खेती का प्रमुख विशेषता थी, जहाँ किसान मुख्य रूप से अपने परिवारों और स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाया जाता है? तो इसमें पूछा गया कि कौन सा तिलहन है जो रबी और खरीफ दोनों में उगाया जा सकता है। तो ऑप्शन है, अलसी, सरसों, मूंगफली या अरंडी का बीज। तो जो इसमें अरंडी का बीज है ये रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एसएससी जीडी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में देश के उत्तर और आंतरिक भागों में 3 अलग अलग मौसम है, खरीफ, रबी और जायद।
अतः चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली भारत के दक्षिणी राज्य में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है। अरंडी का बीज खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है। जो अलग जो है अलसी हो गया, जो सरसों है ये रबी की है, जो मूंगफली है ये खरीफ की है। जो अलसी और सरसों है ये रबी की फसल है और मूंगफली खरीफ की है, जबकि अरंडी है जो खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो आपको पता है कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, तो अरेबिका कॉफी है वो भी कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। कॉफी मुख्य रूप से प्राकृतिक छाया में उगाई जाती है। भारत में कॉफी की दो किस्में उगाई जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। कर्नाटक में भारत की कुल कॉफी का 70% उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा कॉफी भारत में कर्नाटक में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से खालिस्तान सिंचाई की एक विधि है, तो इसमें बताया गया है कि सिंचाई की कौन सी एक विधि है। तो ऑप्शन है नहर, जुताई, दोहरी फसल लेना या सीढ़ीदार खेत। तो जैसे ऑप्शन से ही पता चल रहा है, तो नहर सिंचाई की एक विधि है। नहर सिंचाई की एक विधि है। नहर एक कृत्रिम चैनल है जिसका निर्माण सिंचाई के लिए खेतों तक पानी ले जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का चयन करें। तो इसमें से छिड़काव हो गया, खाना, बुआई और जोतना। तो इसमें विषम क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी खाना एक विषम संख्या विषम है। बाकी छिड़काव, बुआई और जोतना ये कृषि के जब बोते हैं तब भाग है। ये छिड़काव, बुआई, जोतना तीनों कृषि से संबंधित प्रक्रिया है, जबकि खाना एक अन्य प्रक्रिया आता है। खाना सबसे अलग है जो विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती? तो इनमें से बताना है कौन सी गन्ने से प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन है गुड़ रस, चीनी, खांड, क्षारीय या शहद। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शहद जो गन्ने से प्राप्त नहीं होता। बाकी जो गन्ना का रस वानस्पतिक नाम ये बता रखा है, यह भारत का एक मुख्य नकदी फसल है। गन्ने से गुड़ रस, चीनी, खांड से आदि मिश्र आदि प्राप्त होते हैं। शहद मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है, गन्ने से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की स्थापना 1963 में बीज उत्पादक के क्षेत्र में जिम्मेवारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। तो 1963 में तो जो भारतीय बीज निगम है उसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र की जिम्मेवारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडारण के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कि कौन सा गेहूं उत्पादक नहीं है। तो पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इनमें से जो गोवा है ये भारत का मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। बाकी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा मात्रा में होती है भारत में। तो भारत में परंपरागत रूप से गेहूं की खेती मुख्यतः उत्तर भागों में होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व बिहार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। गोवा गेहूं का उत्पादक राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ, बर्न व स्लैश विधि अपनाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्न व जो स्लैश है खेती है ये किस विधि से अपनाई जाती है, किस विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन है इसके मिट्टी की उर्वरकता को कम करने के लिए, क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए, मिट्टी की उर्वरकता को पुनः पूर्ति के लिए या प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो बर्न व स्लैश है ये मिट्टी की उर्वरकता को पुनः पूर्ति करने के लिए, क्योंकि इसमें एक बार अगर 1-2 साल एक जगह खेती कर दी जाती है तो फिर 2-3 साल उस जगह खेती नहीं होती। तो ये विधि होती है इसमें। तो कतई धैर्य प्रणाली कृषि की स्थानांतरण पद्धति है। इसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ
करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। यह पद्धति मृदा के उर्वरकता को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई के तंत्र का उपयोग करता है? तो वो इसमें बताना है कि सिक्किम, मेघालय, असम और त्रिपुरा में से बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग कौन करता है? तो ऑप्शन बी मेघालय इसका सही आंसर है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है। इसमें बांस की पाइपों का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग वाटर से छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल, तो ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है पूछा गया। तो ग्रीष्मकालीन जो है, जो जायद जो फसल है, ये ग्रीष्मकालीन की जो फसल है, जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु की फसल है। इसकी बुआई मार्च में और कटाई जुलाई में होती है। इसके अंतर्गत मौसमी फसल जैसे फल, सब्जियां व चारे फसल आ जाती है। जो रबी है ये सर्दियों की फसल है। जो खरीफ है ये सर्दी मतलब ये वर्षा ऋतु के टाइम और थोड़ी गर्मी के टाइम होती है। तो जायद है जो ग्रीष्मकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन व अन्य कलाकृतियों बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? तो इसमें बताना है कि किस फसल की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जूट। तो जूट इसका सही आंसर। जूट एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन व अन्य कलाकृति बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो जो गाय के गोबर का उपयोग है जो वो जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो जैविक उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें जैविक खाद, पशु खाद, मुर्गी पालन और घरेलू सीवेज शामिल है। गाय का गोबर भी जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते? तो इसमें पूछा गया कि रबर की फसल किस जलवायु में आप नहीं उगा सकते। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ध्रुवीय जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते। उसके अलावा उस उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु और भूमध्य रेखीय जलवायु में आप रबर की फसल उगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खालिस्तान एक खाद्य फसल है। तो इसमें जो चार ऑप्शन बताए गए इसमें बताना है कि खाद्य कौन सी फसल है। तो चावल है जो एक खाद्य फसल है, जबकि जूट, रबड़ और कपास ये खाद्य फसल नहीं है। चावल एक खाद्य फसल है। चावल के उत्पादन के लिए अधिक गर्मी व अधिक वर्षा युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश खालिस्तान के प्रमुख उत्पादक है। तो भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक है। जूट यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में है। तो भारत और बांग्लादेश के जूट के प्रमुख उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूट निर्यातक देश है, जबकि बांग्लादेश जूट उत्पादन में विश्व का दूसरा और निर्यात में प्रथम स्थान रखता है। जूट एक प्राकृतिक रेशा है जो पौधों से उत्पन्न होता है। अपने चमकीले सुनहरे रंग के कारण इसे गोल्डन फाइबर की भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जो ऑप्शन बी मक्का है उसको भोजन व चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मक्का एक ऐसी फसल है जो अनाज व चारा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान में अपनी पुरानी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। खरीफ फसल मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। चावल, कपास, तुअर, जो मूंग, जूट, मूंगफली, सोयाबीन और कपास, नरमा ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं 35% से अधिक तापमान, छायादार वृक्षों के नीचे रोपण,
150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा व गर्म व आर्द्र जलवायु। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 35% से अगर अधिक तापमान हो गया तो ये चाय के बागानों को नुकसान पहुंचाती है। चाय के बागानों के लिए 35% से अधिक तापमान नुकसानदेह है। चाय के लिए 24 डिग्री से 30 डिग्री तापमान व 150 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। चाय चीनी मूल का पौधा है। भारत में इसका रोपण अंग्रेजों ने आरंभ किया था। चाय का उत्पादन उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस युक्त लेटराइट मिट्टी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों है, केरल प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो जो मृदा संरक्षण की कौन सी एक विधि है ये बताना है। तो ऑप्शन बी टेरेस फार्मिंग जो है ये मृदा संरक्षण की एक विधि है। जो टेरेस फार्मिंग एक ऐसी विधि है जो पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र पे की जाती है, जिससे पहाड़ों के नीचे पानी की गति धीमी हो जाती है। गेहूं, चाय, कॉफी इत्यादि जैसे फसलों को उगाने के लिए पहाड़ियों तथा पहाड़ों की ढलान से समतल क्षेत्र को काटने की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है। तो जो जायद है इसमें तरबूज या खरबूजा है, जो फल या सब्जियों का उत्पादन जायद के मौसम में, फसली मौसम में किया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जायद की फसल अप्रैल से जून के महीने में उगाई जाती है। जायद की फसल खरीफ और रबी फसलों के बीच में बोई जाती है। जायद की फसल मुख्य फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी व खीरा इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की उपज के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो चावल की उपज के लिए अधिक उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चावल भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जबकि वर्तमान में चावल उत्पादकता में 2026 में भारत पहले नंबर पे आ चुका है। पहले चीन पहले नंबर पे था, लेकिन अब वर्तमान में भारत पहले नंबर पे आ चुका है। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री से 37 डिग्री तापमान व 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ चावल सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। चावल उत्तर व उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों व डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के उदाहरण है। जो वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के निम्नलिखित उदाहरण है। तो 173 का सही आंसर है ऑप्शन सी अंतरा फसलीकरण। तो अंतरा फसलीकरण दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्देश पैटर्न पर उगाना है, जिसमें कुछ पंक्तियों में इस प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाई जाती है। मतलब विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, एक लाइन में कोई अलग फसल और दूसरी लाइन में अलग फसल, इसे अंतरा फसलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए स्लैश एंड बर्न, दूसरा शिफ्ट एंड बर्न, तीसरा रंबल एंड टम्बल और डी है स्लैश एंड बर्न, ए है स्टेश एंड बर्न। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है स्लैश एंड बर्न, स्थानांतरण कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि। यह पूर्वोत्तर भारत को एक स्थानांतरित कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है तथा साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। जब तक इस भूमि पर उर्वरकता बनी रहती है खेती की जाती है, इसके पश्चात भूमि को छोड़कर नई भूमि प्राप्त की जाती है। भारत में स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रीय नाम
जो स्थानीय नाम और क्षेत्र, जो वेवर व दैया है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कहा जाता है। दीपा जो है बस्तरिया जिला छत्तीसगढ़ में किया जाता है कहा जाता है। जो पोरू है आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, और कामन भिंगा हुआ धामी ये ओडिशा में कहा जाता है श्लेष वर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में कौन सा था? तो हरित क्रांति के दौरान जो पंजाब राज्य है ये आधुनिक तरीकों को अपनाने वाला पहला राज्य था। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 के मध्यकाल में हुआ। इस क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। जो है विश्व में हरित क्रांति का जो योगदान है वो नॉर्मन बोरलॉग को इसका योगदान दिया जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेतों के आधुनिक तरीकों का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य पंजाब था। इस क्रांति को सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं व चावल की फसलों पर पड़ा, जिसकी पैदावार में 500% तक वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो मटर, कद्दू, मूंगफली या गेहूं, इनमें कौन सी खरीफ की फसल है? तो जो मटर हो गया, कद्दू हो गया और गेहूं ये तो रबी की फसल है, पर मूंगफली एक खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मटर, गेहूं, कद्दू रबी की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है। कद्दू जो है जो जायद फसल है। खरीफ की अन्य फसल है धान, मक्का, जवार, बाजरा, मूंग, गन्ना है, सोयाबीन। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पे डाक टिकट जारी किया गया था। इसका शीर्षक क्या था? तो इसकी शीर्षक बताना है क्या था? तो गेहूं की क्रांति थी इसके शीर्षक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर गेहूं की क्रांति शीर्षक आधारित एक डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से खालिस्तान के उत्पादन के लिए भूमि तैयार करने के लिए मजबूर किया। तो जो एमएसपी है ये मोटे अनाजों की जगह गेहूं या चावल के उत्पादन के लिए तैयार करने के लिए मजबूर किया था। तो जो एमएसपी है में वृद्धि से किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से गेहूं व चावल के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया। एमएसपी अर्थात मिनिमम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को पूरी मात्रा में क्रय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 23 फसलों के लिए कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार रबी व खरीफ के मौसम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती है उसमें जो कर्नाटक है वो अग्रणी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कर्नाटक राज्य अग्रणी है। शून्य बजट खेती बाजार में उपलब्ध आगतों जिसमें रासायनिक उर्वरक व खाद शामिल है, इस पद्धति में खर्च शून्य हो जाता है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती को पहचान दिलाने की में महत्वपूर्ण भूमिका श्री सुभाष पालेकर की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज्यादा गन्ने में प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गन्ना एक उपोष्ण व उष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने के उत्पादन में 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान व 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह एक नकदी फसल है। इसके लिए गहरी दोमट व काली मिट्टी उपयोग होती है। यह सर्वाधिक सिंचित फसल है।
इसमें श्रमिकों व उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। जब हम मिट्टी की जो परत की नमी को अगर हम बनाए रखने के लिए जो खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकते हैं तो उस प्रक्रिया को मोल्चिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्र, पट्टीदार खेती, पलवार व मोल्चिंग, वर्मी कंपोस्ट, कृषि वनकी व वृक्षारोपण आदि जैविक उपाय हैं। मोल्चिंग जिसे आच्छादन में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच में खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संरक्षण की एक स्वदेशी विधि है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु के लिए मधुमक्खी व छत्तों का पालन खालिस्तान रखरखाव कहलाया जाता है। तो आप सभी को पता है जो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहा जाता है। तो जो मछली पालन है उसको पिसीकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा जो फ्लोरिकल्चर है ये फूलों की खेती से संबंधित है। तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी व छत्तों के पालन को। सेरिकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। और पीसीकल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन को। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरिकल्चर किसे कहा जाता है। तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती के पालन को कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। और पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में ब्रिंगा क्या होता है? तो उड़ीसा में ब्रिंगा क्या होता है? तो ब्रिंगा जो है उड़ीसा में झूम कृषि का एक स्थानीय नाम है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओडिशा में ब्रिंगा स्थानीय कृषि का एक स्थानीय नाम है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस स्थल पर कृषि की जाता है। इसे कर्तन व दहन प्रणाली या पेड़ा भी कहा जाता है। तो ब्रिंगा एक जो कृषि या का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर स्वामीनाथन जुड़े हुए हैं। तो जो अमर स्वामीनाथन है ये कृषि से जुड़े हुए हैं। जो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर अमर स्वामीनाथन को जाता है। अनुवांशिक विशेषज्ञ और लंदन रॉयल सोसाइटी के मानक सदस्य डॉक्टर अमर स्वामीनाथन को कृषि के क्षेत्र में प्रयासों के कारण जाना जाता है। भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्ष 1966 में मेक्सिको के गेहूं के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं की संकर बीज विकसित किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में गाय की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को और खेती के उन्नत तकनीक के उपयोग को हरित क्रांति में शामिल किया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक अमर स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के से अभिप्राय देश के शिक्षित व अशिक्षित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली संकर व बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। इसका संबंध सड़कों के सुधार से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को खालिस्तान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो खरीफ फसल को वर्षा जो है उसके साथ वर्णित किया जा सकता है।
तो खरीफ की फसलें जून जुलाई या बरसात के समय बोई जाती है व सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान व आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, उड़द आदि खरीफ फसलें हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है व अप्रैल मई में काट ली जाती है, जैसे चना, गेहूं, मटर आदि रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रबी फसलों की बुआई खालिस्तान महीने में की जाती है। तो आप सभी को पता है कि रबी की जो फसल है उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रबी फसल भारत में अक्टूबर महीने नवंबर माह के दौरान बोई जाती है। इस फसल की कटाई अप्रैल मई महीने में की जाती है। जो गेहूं, जो चना, मसूर या सरसों, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जून जुलाई में बोई हुई सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जो धान व कपास जो खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अलावा जो ये चार्ट दे रखा है, जो रबी की फसल है जो अक्टूबर से अप्रैल इसकी अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तो इसी जो गेहूं, सरसों, चना जो ये रबी की फसल है। जो खरीफ की फसल है ये जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। धान, कपास, मूंगफली ये खरीफ की फसल है। इसके अलावा जो जायद फसल है जो मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। इसमें सब्जी और फल की खेती होती है, जैसे सब्जियां, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये जायद फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है वह स्थानीय रूप से भारत के किस राज्य से है? जो पोकली है ये केरल से संबंधित है, चावल की एक किस्म है। तो चावल की पोकली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है और इसकी पैदावार केरल के तटीय जिले जैसे ये अलपुजा, एर्नाकुलम व त्रिशूर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इस प्रक्रिया को ड्रिप सिस्टम या टपक सिंचाई या ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। तो टपक सिंचाई या ड्रिप सिस्टम पद्धति वह विधि है जिसमें जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र से एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप से प्रदान किया जाता है। इस सिंचाई विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था, जिसका प्रयोग आज दुनिया के अनेक देशों में हो रहा है। इस विधि में जल का उपयोग अल्प व्ययी तरीके से होता है, जिससे सतह वाष्पन एवं भूमि रिसाव से जल की हानि कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी की अरेबिका किस्म निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती? तो जो कर्नाटक है वहाँ कॉफी की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में। तो अरेबिका जो कर्नाटक में भी उगाई जाती है, या तमिलनाडु व केरल में भी उगाई जाती है, पर ओडिशा में जो अरेबिका है जो किस्म है कॉफी की वो नहीं उगाई जाती। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से होता है, जिसमें कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक 54%, केरल में 19% व तमिलनाडु में 8% होता है। अरेबिका सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली कॉफी की किस्म है। जो कर्नाटक के ये जिले बता रखे हैं, कर्नाटक के, केरल के बता रखे हैं और तमिलनाडु की नीलगिरी व कोडाईकुनाल क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये कुछ क्रांति दे रखी है और इसका उत्पादन किससे संबंधित है ये पूछना है। जो नीली क्रांति है इसका संबंधित है ये मछली उत्पादन व झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। इसके अलावा ये कुछ क्रांति दी गई है और ये किससे संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो हरित क्रांति है ये खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली जो क्रांति है ये तिलहन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा
अगर हम काली क्रांति की पूछे तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित और दूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी, एक तो ये जो पीसी कल्चर है, पी कल्चर है, उनसे पूछा जाता है, और एक इन क्रांति से जरूर एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो सोना सबसे अधिक कहाँ पे है? तो जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बिहार। इसके अलावा खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार स्वर्ण अयस्क के सबसे बड़े संसाधन भारतीय राज्य बिहार में 44%, इसके बाद राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21% व पश्चिम बंगाल में 3%, आंध्र प्रदेश में 3% और झारखंड में 2% है। तो सोने के अयस्क तो सबसे ज्यादा बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो लोहा और इस्पात खालिस्तान का उद्योग है, तो लोहा और इस्पात खनिज उद्योग है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और आगे आपके लिए किस चीज के लिए वीडियो बनाई इसके लिए कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों।